मुख्य धारा का मीडिया जहां सरकार के कब्जे में दिखता है, वहीं विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आता है। ऐसे में आम आदमी के मुद्दे को अगर कोई जोर शोर से उठा रहा है तो वो है ट्रेड यूनियन। नमस्कार, काली माटी टॉक्स में आपका स्वागत है। और आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग ट्रेड यूनियन, बैंक यूनियन से जुड़े उन लोगों से बात करेंगे जो आपके और हमारे लिए उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे हमारा आपका वास्ता पड़ता है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं रिंटू रजक जी, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक हैं। आप इन्हें टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, इनके माध्यम से आप जानते हैं कि किन मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है, बैंकों में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, सरकार क्या कुछ कर रही है। तो आज उनसे न सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत होगी बल्कि उनके संघर्ष के बारे में, उनके निजी जीवन के उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं किए गए। रिंटू जी, आपका काली माटी टॉक्स में स्वागत है। और सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं उस बात से जो आप लोग बताना चाह रहे हैं लोगों को बहुत समय से, जो मीडिया में भी सुर्खियों में नहीं आ रहा है, वो कहीं भीतर के पेज पे चला जा रहा है या फिर कहीं खो जा रहा है। वो है जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं और जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें आप बार बार ये बता रहे हैं कि कैसे ये जो है मजदूरों के लिए हार्मफुल है और इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वो हमारे दर्शकों को बताइए जो काली माटी टॉक्स देखते हैं, उनको हम लोग अवेयर करते हैं थोड़ा। सबसे पहले तो मैडम, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि जितनी शिद्दत से आप सामाजिक मुद्दे उठाती हैं, देशव्यापी मुद्दे उठाती हैं, वो रियली एप्रिसिएबल है। और मैंने आपको हमेशा संघर्षरत देखा है। कोरोना के समय भी आपकी भूमिका को हम लोगों ने देखा है। जितने विवाक तरीके से आप अपनी बातों को रखती हैं, वो शायद कम लोग ही इस तरह के पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में लिप्त हैं। तो ऐसे पत्रकार को समाज की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मैं जमशेदपुर में शुरू से नहीं था। मेरी जर्नी 1989 से स्टार्ट हुई बैंक में, और वो 1989 का दौर गढ़वा और पलामू के लिए काफ़ी भयावह माना जाता था, क्योंकि उस समय नक्सलपंथी अपनी चरम सीमा पर थी। और मेरी पोस्टिंग गढ़वा से सुदूर एक गांव है जो बरडीहा के नाम से जानी जाती है। वो गढ़वा से 33 किलोमीटर दूरी पर है। जब मेरी पहली पोस्टिंग वहां हुई तो मुझे ज्ञात नहीं था कि स्टेट बैंक ऐसी जगह में भी है और इस कंडीशन में। कौन सा साल था सर वो? 1989 दिसंबर का माह था। मैं ब्रांच मैनेजर और मेरे एक मैसेंजर, हम लोग तीनों उस रास्ते पर चले जहां मेरी ब्रांच थी। हम लोग स्टेट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया को जो यहाँ बिष्टुपुर में है उस नजरिए से देखते थे और उसी से इम्प्रेस्ड होकर, आकर्षित होकर बैंक में आने का मन बनाए। 2-4 नौकरियां छोड़ी कि बैंक कितना अच्छी जगह में रहती है, इतनी सुविधा होगी, इतनी चकाचौंध की जिंदगी होगी। लेकिन शायद मेरा वो भ्रम था। वास्तविकता मुझे उस समय पता चली जब बढ़िया जैसे सुदूर गांव में मुझे भेजा गया। मेरे साथ मेरे कलीग, ब्रांच मैनेजर और मैसेंजर। तो उस समय बहुत दुख हुआ होगा आपको? वो छवि जो थी अचानक वो ब्लैंक हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी थी कि गांव-गांव तक बैंकों को पहुंचाना, वहां के ग्रामीणों को उसका लाभ पहुंचाना, उसी के साथ ये प्रक्रिया थी और नए-नए ब्रांच ओपन हो रहे थे। तो हम लोग 20 किलोमीटर तक बसें चलती थी, उसके बाद बस नहीं चलती थी। उसके बाद हम लोगों ने एक साइकिल खरीदी, तीन लोग, और वहां से 13 किलोमीटर हम लोग साइकिलिंग करके जाते थे। ठीक 7वें किलोमीटर में एक नदी पड़ती थी जिसमें आपको पैंट शर्ट खोलकर झोले पे डालकर काफी दूर जाकर गमछा पहनकर वो नदी जहाँ कम पानी होती थी वहां से पार होते थे। और उस गांव का नाम घुरवा है, मुझे भी याद है। वो मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन काफी कोऑपरेटिव लोग हुआ करते थे। 2-2 रुपया में उस समय हम लोग अपनी साइकिल पार कराते थे और वहां से 6 किलोमीटर की दूरी फिर तय करते थे। ब्रांच के नाम पर सिर्फ ब्रांच ही था, ना वॉशरूम की व्यवस्था थी, ना लाइट थी। हम लोग लालटेन में बैंकिंग करते थे। लालटेन में बैंकिंग होती थी? जी हाँ।
क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा था कि गांव वालों के लिए कोई टाइमिंग नहीं था। लोग 7 बजे शाम में भी आके पैसा जमा कराते थे, सुबह 5 बजे पैसा भी ले जाना पसंद करते थे। अब तो वहाँ ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ ऐसा स्थिति नहीं है, इसलिए कि वो ब्रांच जो है ठीक 20 किलोमीटर में शिफ्ट हो गया मेरे ट्रांसफर होने के बाद। अच्छा। तो स्थिति अब है नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग जब काम किए तो पता चला कि बैंकिंग ऐसा भी होता है, लेकिन इतना सम्मान वहाँ मिला जो अपनी कल्पना से बाहर की चीज थी, अकल्पनीय जिसको बोल सकते हैं। वहाँ जाके पता चला कि जो हम लोग सर्विस देते हैं उसको लोग किस तरह से लेते हैं, वो सम्मान की नजर से हमको देखते हैं, जो कि आज हमें जमशेदपुर आके खलता है उस चीज को। यहाँ के लोग उसको ड्यूटी कहते हैं और वहाँ के लोग उनको सोचते थे कि ये मेरे लिए भगवान की तरह है जो हमारी गांव पर आकर इस तरह की सेवाएं दे रहा है। तो ये जो आपका अनुभव रहा है, इतना जो कठिन संघर्ष और फिर वो सम्मान, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन चल रहा है या जो आप लोग सब ट्रेड यूनियन से जुड़े जो लोग हैं उन सब के भी अलग अलग अनुभव है, तो कहीं ना कहीं एक कर्मचारी के तौर भी आप इन संघर्षों को जानते हैं और फिर जब आप ये सुनते हैं कि हाँ नए लेबर कोड आ रहे हैं तो आप लोग बौखलाते हैं, आंदोलन करते हैं और आप बड़े लॉजिकली बताते हैं चीजों को कि क्यों ये गलत है जी। तो ये कहीं इस अनुभव की छाप भी है क्या इन लड़ाइयों में जो आप बताते हैं? इस माध्यम से नए जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूं कि बैंकिंग सिर्फ शहर ही नहीं रहा। आप वहां अपने अनुभव को साझा कीजिए जहां बैंक को आवश्यकता है, कनेक्शन चाहिए, वहां ग्रामीणों को कनेक्शन चाहिए, उनको सुविधा पहुंचाइए। बैंकिंग एक्चुअली वही है। शहर में बैंकिंग के नाम पर आप क्या कर सकते हैं, जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है यहाँ, और गांव के लोग तो डिजिटल से बैंकिंग से वो पता ही नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है पासबुक अपडेट कराने में विश्वास रखते हैं, पुराने लोग जो लोग हैं, और साइबर के डर से लोग बहुत सारा जो ऐप है उसको लोड नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग उस दृष्टिकोण से अभी 2% अभी पीछे चल रहे हैं। अभी हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टेट बैंक की बात करूं तो 98% हमारा डिजिटलाइज हो गया है और 2% में पुराने लोग हैं। तो आने वाला 5 साल में 10 साल में हम लोग और बदलेंगे अपने बैंकों को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं सेवा भावना से, वो सेवा भावना हर एक बैंकर में होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम अपने ग्राहक से भी निवेदन करते हैं कि उन्हें भी, उनके परिवार के लोग भी बैंकिंग क्षेत्र में होंगे, बिल्कुल वो हमें अपनी इस जगह रख के देखें। अब बिल्कुल। और ये जो आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो लेबर कोड की मैं बार बार ये बात उठा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये लेबर सिर्फ बैंक से जुड़ा नहीं है, ये तो हर सेक्टर के लिए बात हो रही है। जो आज जो ट्रेड यूनियन के लोग आवाज उठा रहे हैं कि नया लेबर कोड जो सरकार ला रही है, तो उसके लाने से क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये इस पर बात नहीं हो रही है देश में, उस पर बहुत बड़े पैमाने पे बात नहीं हो रही है। हम लोग तो छोटा सा एक माध्यम है, फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि क्यों ये विरोध ट्रेड यूनियन कर रहा है नए लेबर कोड का, सरकार का ध्यान हम कहाँ आकृष्ट करा सकते हैं, क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहले ही आपने संघर्ष बताया, ये चीजें हैं। पहले 29 लेबर कोड हुआ करते थे, अब सरकार उसको रिवीजन कर 4 लेबर कोड में बांटने का प्रयास कर रही है। अच्छा। और उस 4 लेबर कोड में वेज कोड है, समान वेतन सबको मिलना है। लेकिन हम इसमें एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में असंगठित मजदूर हैं, महिला और पुरुष हैं, उनको कहाँ से समान वेतन मिलेगा? उसमें समान वेतन की बात जो कही है वो एक आदर्श बात है या फिर व्यवहारिकता में उसमें ये डिपेंड। अब क्या होता है कि जैसे बहुत कुछ सरकार के हाथ में चला गया कि हम किसको समान वेतन देना चाहते हैं। अच्छा। पहले ये नियम कानून के तहत होता था, अब कानून के दायरे में जब आते हैं तो एक कानून बन जाता है कि इन्हें भी ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये संविधान में हमारा लिखा हुआ। लेकिन अब सरकार के आदेश और उस आदेश को सरकार कहाँ फिट करना चाहती है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्शन है। सरकार बोलेगी कि नहीं हमें यहाँ देना है तो वहां देना चाहेगी, अब इस सेक्टर को देना चाहता है तो वो सेक्टर को देगी। तो हमारा जितने भी ट्रेड यूनियन है जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, 9 तारीख को आप देखें कि करीब 50 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को, पूरा देशव्यापी आंदोलन हुआ। और हम इस आंदोलन की मद्देनजर बेरोजगारी जो हमारी बढ़ी हुई है, हम जनता को बताना चाहते हैं, हमारे शिक्षित बेरोजगार को बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर काम करेंगे
तो नौकरियां घटेगी, हायर एंड फायर की स्थिति आएगी। आप 100 पहले जब लेबर हुआ करते थे किसी कंपनी में, तो उसके बाद जो लेबर 102, 105 हुआ करते थे, तब उनको हटाने का अधिकार नहीं था किसी को। अब वो बढ़ाकर 300 किया गया। अच्छा। 300 के बाद में 300 तक वो अगर आज चाहे तो आपको हटा सकते हैं, मुझे हटा सकते हैं, जहां भी जहां लेबर, यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन में जहां जहां लेबर की आवश्यकता होती है, तो 300 तक सरकार से हटाने के लिए आवश्यकता की जरूरत नहीं। आप चाटुकारिता कर रहे हैं तो आप काम करें, आप मालिकाना लोगों के साथ मिलकर अपने ही श्रमिक के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप निकाले नहीं जाएंगे। तो मेरा यहाँ विरोध है। तो ये ठेकाकरण का विरोध किया जा रहा है, ठेकाकरण का पूरी ठेका वाली जो, और पहले ही ऑलरेडी जो है जो हर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है जॉब बढ़ते जा रहे हैं, और अभी जो लेबर कोड आ रहा है इससे क्या और ज्यादा बढ़ जाएंगे? एकदम बढ़ जाएगा। देखिए हम लोग अपने व्हाट्सएप डीपी में हमारे स्टेट बैंक के लोगों ने स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप आउटसोर्सिंग का एक नारा दिया है, और ये पूरे भारत वर्ष में चल रहा है। सभी संगठन, बैंकिंग संगठन के अलावा और भी संगठन हमसे जुड़े हुए हैं, बीमा, डाक, पोस्टल जिसे आप कह सकते हैं, LIC, इन सारे लोग के यूनियन लीडर्स, उनके कर्मचारी, क्योंकि हम लोग का सेम टाइप काम करने का तरीका जो है एक ही तरह का है, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो स्थायी नौकरियां हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे क्या सरकार को फायदा होगा कि ग्रेच्युटी देना नहीं पड़ेगा। ये बहुत लंबी दूरी की प्लानिंग है, और इस प्लान के तहत सरकार अपना काम कर रही है कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था। आप जमशेदपुर में, आप टाटा स्टील में आप देख लीजिए, एक समय में 40 लाख 40 हजार लोग हुआ करते थे, आज घटकर 8,000 और 10,000। बिल्कुल, और फिर ESS लगातार आ रहा है, ये लगातार आ रही है। अब और आउटसोर्सिंग वालों की संख्या आप देख लीजिए जो लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं। कल अगर ठेकेदार बोल दे कि आपको कल नहीं आना है, तो उनकी रोजी रोटी का जीविका कैसे चलेगी? तो मेरा विरोध वहां है, संगठन का विरोध वहां है कि ये 4 लेबर कोड आ जाने से सरकार भले ही जो ढिंडोरा पीटना चाहते ही पीटे, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले कितने ऐसे सजग पत्रकार हैं। आप जितने भी बड़े घराने हैं, मीडिया उनके हाथ में चली गई है, वो सरकार के विपक्ष में कुछ भी बात करना नहीं चाहते हैं। आप जैसे निर्भीक लोग, आप जैसे कुछ और निर्भीक पत्रकार अब जब अपनी बातें रखते हैं तो सरकार उन पर कड़ी नजर रखती है। निर्भीकता को वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना, जैसे जिसके पास प्लेटफॉर्म बड़ा है वो निर्भीकता से पाला छोड़ता जा रहा है, मतलब उसका वास्ता खत्म। जैसे बड़े बड़े जो हाउस हैं, अगर वो निर्भीकता से दूर हो जाएंगे तो फिर जो उनका व्यापक वो है ना लोगों के बीच उनकी पहुंच है, तो लोग देखते हैं उसको, तो एक बड़ा जो वर्ग है उसको सच्चाई पता कहाँ चलेगी, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है। मान लीजिए हमारे जैसे लोग अभी उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो हम बुद्धिजीवियों तक पहुंच पाते हैं। जो एकदम मास है वो परेशान है कि उसको मंथली सरकार क्या दे रही है। हर सरकारें अपनी अपनी योजनाएं चला रही हैं, हर महीने में हम इतने पैसे दे देंगे, एक तरह की जो बांटने की प्रवृत्ति शुरू हो गई, तो लोग उसमें सरकार की हाथों का खिलौना बन गए हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि उनके लिए ही ये सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपने जो ठेका कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाली बात बताई, हम लोग जो देखते हैं यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील है, अन्य कंपनियां हैं, जहाँ स्थायी मजदूर उसकी कोई मौत होती है या कर्मचारी की, वो नियम कानून के तहत उनको वो मिलता है मुआवजा, नौकरी, एक परिवार के सदस्य को जो भी उसके नियम कानून है, वहाँ कोई शोर नहीं है। आज जब कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियां बढ़ गई हैं, जो कंपनी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ गए हैं, तो उनके जो ठेका कंपनियां जो अंदर संचालित होती है, अब उनसे वो लड़ाई होती है कि वो मजदूरों को आंदोलन करना पड़ता है कि जो उसका ठेका कंपनी का मालिक है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। फिर उसमें नेता आते हैं कि हाँ हमने इतना बार्गेनिंग किया, इतना, तो फिर वही जो आप अभी बता रहे थे, फिर वो कानून खत्म हो गया, अब वो बार्गेनिंग हो रही है। अगर किसी का मुद्दा उठ गया तो उठ गया। कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको लोग नहीं उठा पाते हैं, तो उनके परिवार को वो नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उसका हित हैम्पर कर रहा है। पर वो ये नहीं समझ रहा है कि ये जो लड़ाई चल रही है, जो विरोध हो रहा है, उसके पीछे क्या है। अभी यहाँ आदित्यपुर में कई सारी कंपनियां हैं, आए दिन आप पढ़ते होंगे कि कोई ना कोई मजदूर घायल होता है, फिर उसके लिए वो बवाल होता है, TMH में लाया जाता है, वो बवाल होता है कि हाँ इतना। तो
आपको लगता है कि अगर लेबर कोड आए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब और बढ़ेंगे तो इस तरह के विवाद और बढ़ते जाएंगे? जी हाँ, ये सच है। एकदम सच है। लोकतंत्र के चार प्रहरी के रूप में जर्नलिज्म को हम लोग काफी प्राथमिकता देते हैं शुरू से ही, क्योंकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने वाले जो है, आप ही के माध्यम से हम अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाते हैं। जब लोकतंत्र का एक स्तंभ ही गिर जाएगा तो मैं अपनी आवाज, या हम जितने हैं यूनियन लीडर वाले हैं या जिनको आवश्यकता है आपकी, वो अपनी आवाज आपके माध्यम से नहीं उठा पाएंगे तो उसका खामियाना समाज को होगा, देश को होगा। तो जितने भी आज इस श्रेणी में पत्रकार गण हैं, हालांकि मेरा संबंध सभी से अच्छा है, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म को बिलोंग नहीं करते जहां से पूरा देश आपकी आवाज सुन सके। तो इसको और प्रखर बनाने की आवश्यकता है, और जब तक आप प्रखर नहीं हो गए तब तक समाज के मुद्दों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। और हम लोग हमेशा नुक्कड़ मीटिंग के माध्यम से या अपनी आंदोलन के तहत, जब हम लोग आंदोलन के निकलते हैं तो उस समय अपनी आवाज को आप लोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, धरना प्रदर्शन या रैली के माध्यम से। कई सारी मांगे मानी भी गई। इस वक्त मुझे तो यही दिखता है कि भले बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो दबे से दिख रहे हैं, मगर जो ट्रेड यूनियन जब आंदोलन करता है, खासकर बैंक, LIC और डाक विभाग, बहुत से मांगों को हमने देखा है कि माना गया। कौन कौन सी वो मांगे हैं जो मान ली गई है अभी? तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बड़ा चीज अचीव किया है। जो हमारी डिमांड थी कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ्स। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का आंदोलन हमारा हुआ और जिस तरह से आप लोग के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया, और उस दबाव के तहत समाज के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां हुई हैं। अभी हमारा 2600 स्टेट बैंक में हुई और भी बैंकों में कभी 5000, 3000 लगातार ये अब तो ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है। जब मैं कर रहे थे आप लोग आंदोलन, तो उस वक्त जो था उसमें बताया था आप लोगों ने कि 1.5 लाख कर्मचारियों की कमी है। तो उस 1.5 लाख में से कुछ हुआ है? कुछ समाहित हुआ है, लेकिन आज के डेट में भी मैं आपको अगर सही पिक्चर दूं तो एक स्टाफ 3 स्टाफ के बराबर आज काम कर रहा है। तो काफी दबाव में है बैंक, दबाव में है। जब दबाव में रहेंगे तो मेंटल स्ट्रेस होगा। जब मेंटल स्ट्रेस होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और उस बीमारी की हालत में जब हम जाएंगे बैंकों में या किसी भी अपनी कार्यस्थल पर, तो हम अपने कस्टमर को क्या सेवा दे पाएंगे? जब हम खुद दबाव में रहेंगे और आप हमसे अच्छी सेवा चाहेंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है कि जब हम खुद नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं ग्राहक और बैंक में लोगों के बीच, उसी का एक परिणाम है। ये परिणाम है कि हम स्ट्रेस में हैं। बैंक ने इस दिशा पर काफी काम किया है। अब हम लोग के लिए मेंटल स्ट्रेस का क्लासेस भी होने लगा है, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य का लाभ सारे स्टाफ ले। आज हमारे यहाँ महिला कर्मियों की संख्या काफी बढ़ गई है। अच्छा। और उनके बैंक के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो घर जाकर काम करना पड़ता है। बच्चे हैं, परिवार में सास ससुर है, माता पिता है, तो उसके बाद भी अगर कोई 7 बजे तक काम करे किसी संस्था में, उसके बाद जाकर घर पर खाना बनाए या और भी काम करे, तो उससे पारिवारिक जो मनोस्थिति है या तालमेल है वो गड़बड़ाता है। जब तालमेल गड़बड़ाएगा तो हम अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये नया जो कोड आ रहा है लेबर कोड, उसमें बताया जा रहा है 8 घंटे की जगह 12 घंटे और सप्ताह में 5 दिन। इसमें क्या विरोध है आप लोगों का? अब 5 दिन की हमारी जो डिमांड थी अभी तक पूरी नहीं हुई है। DFS के यहाँ रुकी हुई है। जो DFS सप्ताह में खुद 5 दिन काम करता है, जो RBI खुद सप्ताह में 5 दिन काम करता है, LIC 5 दिन काम करता है, स्टॉक्स एक्सचेंज जो है 5 दिन काम करता है। और जब हम 98% डिजिटलाइज की ओर बढ़ गए हैं और इसके बदले में हम एवरीडे 45 मिनट ज्यादा काम करने देने के लिए तैयार हैं, 15 मिनट पहले और आधे घंटे बाद, तो वो घंटे का जो आवर है वो पूरा हो जाता है। उसके बावजूद भी सरकार DFS जो है इस मामले को अटका कर रखी। तो नया कोड में तो ये है ना 2 दिन छुट्टी का, क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। DFS पे बैंक